जी सारा का स्वागत आज एक बार फिर तो मैं हाजिर हाँ जी सारे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅੱਛਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ हैगी है वो असी जरूर पहले डिस्कस कर लें। तो वैसटर्न ओवरसीज़ के नंबर थोड़ी स्क्रीन के उत्ते नंबर में जरूर नोट डाउन करना है। कोई भी सवाल होंगे जी अपना सवाल का जवाब लैने वास्ते अपॉइंटमेंट लैके तुसी ऑफिस जरूर विजिट कराया करो तो नाल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नाल जरूर लैके जाया करो। फिलहाल कैनेडा, अच्छा कैनेडा ने जो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की है ना, चाहे किसी भी कंट्री की असी गल करिए तो वीजे जोड़े हैं ना रिजैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, बट अगर स्पैशली कैनेडा की ही गल करिए रिजैक्शन के मेन कारण की सामने इस बार आए ने ते बचना कितना स्टूडेंट्स ने जी। देखिए कनाडा में 3 क्राइटेरिया है। एक है एसडीएस। एसडीएस मतलब आपको 6 ईच लेना होगा। दूसरा है यूनिवर्सिटी कैटेगरी। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में क्या है कि वैसे तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट होती है, बट बच्चा विद ईएसएल प्रोग्राम विद फाउंडेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है तो जा सकता है। तीसरा होता है कि इन दोनों में अगर कोई फॉल नहीं पड़ता तो वो जेनरिक। तो एसडीएस सबसे ज्यादा, उसके आसपास है यूनिवर्सिटी कैटेगरी और सबसे लो कैटेगरी मानी जाती है जनरल। क्योंकि जनरल कैटेगरी में देखोगे तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। जनरल कैटेगरी में बच्चा जाता है तो हमेशा कोशिश ये एम्बेसी मांगती है कि भाई आप इनकम दिखाओ, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, उनकी एनुअल इनकम क्या है, उनकी आईटीआर, उनका तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ताकि एम्बेसी देखना चाहती है कि बच्चा ऑलरेडी पुअर है तो डेफिनेटली वो देख होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल साउंड हो, बच्चे का इरादा है कि वो पढ़ना चाहता है। आज की डेट में बहुत से स्टूडेंट्स बहुत रिफ्यूज हो रहे हैं। मैंने अभी फेयर किए हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। आई मेट मोर देन 5000 स्टूडेंट। उसमें काफी बच्चे ऐसे थे जो 4-4, 5 बार रिफ्यूजल लेके आए हुए थे। रीजंस ध्यान से सुनना, आप उन रीजन में कोई एक ना एक आपका भी कोई रीजन हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना है। बच्चों के 6.5 बैंड तो हैं, लेकिन मॉड्यूल्स में 5.5 एक मॉड्यूल्स में। अच्छा। या फिर 6 ओवरऑल 6 है, 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है। तो ये एक रीजन है। आज की डेट में 6 नो लेस देन 5.5 बैंड पे रिफ्यूजल्स आता है। एक्सेप्टेंस तो हो रही है, रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं क्योंकि वो जनरल में या यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जा रहा है। तो देखना होगा जिस बच्चे के 6.5 बैंड है कोशिश करो वो 6 ईच ले ले, ओवरऑल 6 ईच ले ले। जो बच्चा 6.5 बैंड ले सकता है वो किसी मॉडल में 5.5 है, अगर उसको अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा वेस्टर्न ओवरसीज जैसी अगर फैकल्टी मिल जाए तो उसका स्कोर आ सकता है। तो बच्चे को यहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए कि जब तक आपका ऑफर लेटर आए ट्राई टू गेट 6 ईच। दोबारा तो प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन करते नहीं। दूसरी बात, बच्चों का रिलेवेंट कोर्स ना होना। अच्छा। कॉलेज, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेना जिसमें क्या नाम है वर्क परमिट नहीं है, या फिर रिलेवेंसी मैच ना करना। रिलेवेंसी का मतलब एक बच्चा नॉन मेडिकल वाला है तो आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब में जा सकता है, लेकिन देखना ये मैथ में नंबर कितने हैं, मेन सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स उसमें नंबर क्या है, उस हिसाब से बच्चों को कोर्स दिया जाए। ऐसे ही कॉमर्स वाले बच्चे, ऐसे ही मेडिकल वाले बच्चे, ऐसे ही आर्ट वाले बच्चे। इसके अलावा कंसल्टेंट भी मैटर करता है। कंसल्टेंट कितने अच्छे वे में आपकी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द मेन थिंग। मैं ये मानता हूं कि हर एक प्रोफाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि कंसल्टेंट और एजेंट का दिमाग चलना चाहिए कि इस बच्चे की कौन सी क्या इस प्रोफाइल में क्या पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव चीज देख के बच्चों को वीजा दिया जा सकता है। मैंने बहुत सा देखा है, बहुत सी, मतलब एक पहली बात तो जो वेस्टर्न ओवरसीज में कोई बच्चा इनरोल होता है तो कोशिश होती है कि मेरे पास हर एक काउंसलर मेरे से बात करे कि इसको कौन सा कोर्स देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। सेकेंडली हमारे यहाँ हिरार्की सिस्टम है, कंट्री लीडर्स है, दे ऑलवेज डू द रिसर्च। उनका काम है रिसर्च करना, रिसर्च करो, ठीक है। फिर रीजनल सेल्स हेड है, ट्रेनिंग हेड है, फिर इन हाउस ट्रेनिंग हेड है, सीनियर काउंसलर्स हैं, टीम लीडर्स हैं। तो एक टीम बनी हुई है एजुकेटेड लोगों की और ट्रेनिंग चलती है, चाहे वर्कशॉप वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से हो, चाहे हाई कमीशन की तरफ से वेबिनार्स या वर्कशॉप हो, या हम खुद भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि
हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारी जो टीम है वो एजुकेटेड होगी, तभी बच्चों को एजुकेट कर पाएगी, बच्चों को रिलेवेंट कोर्स दे पाएगी, बच्चों का भविष्य बना पाएगी। ठीक है, अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अगर होती हैं तो वीजा निकलता है। और आज की डेट में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि एक बच्चा मेरे पास आता है, आर्ट्स का बच्चा, अरे आर्ट्स वाले बच्चे को आप होटल मैनेजमेंट में डाल दो, ट्रैवल टूरिज्म में डाल दो, एसोसिएट आर्ट एंड साइंस आर्ट में डाल दो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 39 नंबर, बिजनेस में डाल दिया। अरे भाई कैसे वीजा आएगा? 39 नंबर वैसे हैं, एक सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स और उसके बिहाफ पे आपने डाल दिया तो रिफ्यूजल तो आना ही आना है। मैथ में 33 नंबर है, आप ऐसा कोर्स दे रहे हो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, यानी सिर्फ ਅਸੀਂ ये देखना भी सब्जेक्ट केड़े ने, टोटल सब्जेक्ट। देखो मेजर सब्जेक्ट देखने हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में कौन से मेजर सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल में मेजर सब्जेक्ट तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड इंग्लिश। तो अब इसमें नंबर कितने हैं? ठीक है, चारों में। तो अब नंबर ही कम हो और वही नहीं है तो बायो विच भेज दो जिदे विच ज्यादा है। मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मेजर सब्जेक्ट्स में जो स्ट्रेंथ है बच्चे की, उस हिसाब से आगे कोर्स दिया जाए तो बच्चे का अच्छे तरीके से वीजा लग सकता है। मतलब कहने का मतलब है एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो है वो हार्डवर्क अगर आप पे करता है तो डेफिनेटली आपका वीजा लगता है। अगर एक जब सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो वीजा कहाँ से लगेगा? तो मेरी कोशिश यही होती है, मेरी टीम की कोशिश यही होती है कि जो बच्चे की प्रोफाइल है उसमें अगर कुछ पॉजिटिव है निकाल लो और उस पे वर्क करके बच्चे की फाइल लगाओ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ कि 1 साल ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀ है ਬੱਚਿਆਂ ने, देखिए एसडीएस में तो 1 ईयर की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी हम बोलते हैं कोशिश करो 1 ईयर की बनने की, जनरल कैटेगरी में भी हम बोलते हैं कि 1 ईयर की फीस पे करो, प्लस में जीआईसी लो, ताकि बच्चों का वीजा लगने के चांसेस जो हाई कमीशन को पता होना चाहिए नहीं कि बच्चा जेन्युइन है, पढ़ना चाहता है। आप जनरल कैटेगरी में क्या है कि आप 6 महीने की फीस दे दो, प्लस में $10,000 का एजुकेशन लोन ले लो, फाइल तो ऐसे भी लग सकती है लेकिन वीजा नहीं आएगा। अगर वही $10,000 का एजुकेशन लोन की बजाय मतलब यहाँ पे $10,000 का जीआईसी ले लिया जाए तो एम्बेसी खुद कहेगी कि यार बच्चा जेन्युइन है, पढ़ना चाहता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं बच्चों के वीजा लग। सो फिलहाल ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਛੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। बट अगर गल करिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री दी, पहले मैं इसी पे बात करूं। रिफ्यूजल आपका कहीं से है, नो वरी, आप कम टू वेस्टर्न ओवरसीज एक बार मेरे पास आइए, कहीं ना कहीं हमारी 15 साल की एक्सपर्टीज है, कुछ भी अगर पॉजिटिव होगा आपकी फाइल में तो डेफिनेटली उस पर वर्क करके आपका वीज़ा ले सकते हैं। हज़ारों एग्जाम्पल होंगे जो बच्चे 5 बार रिजेक्ट थे, 6 बार रिजेक्ट थे, 7 बार रिजेक्ट थे, 3 बार थे, 2 बार थे, 1 बार थे, जिनके वीज़े लगे हैं। मेरे फेसबुक पेज पर जाके देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखो, यू विल गेट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जिनके वीज़ा निकले हैं। देखना ये होगा कि बच्चों की प्रोफाइल पर वर्क किया जाए, ईमानदारी से काम होगा तो बच्चों का वीज़ा निकले जी। अच्छा, ताइयों ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। थैंक यू ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣੇ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ मैं अप्लाई किया वीजा नहीं आया, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ, चांसेस आर लेस। उसके पीछे क्या है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चों के वीजा आए, लेकिन होता क्या है यहाँ टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पे। यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जिसमें बच्चा जा रहा है अगर वो सीओई दोबारा दे देती है यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं, बट यूनिवर्सिटी सीओई दोबारा नहीं देती। एक बार रिफ्यूजल हो गया, दोबारा देने के चांसेस कम होते हैं। रीजन क्या है? यहाँ पे असेसमेंट लेवल है, मतलब रिस्क रेटिंग है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 वाला कॉलेज चाहेगा कि वो हमेशा कैटेगरी 1 में रहे, 2 वाला चाहेगा 1 में जाए, 3 वाला कहेगा 2 या 1 में आए। तो होता क्या, रीजंस क्या है इसके पीछे? क्योंकि 1 और 2 में बच्चे ज्यादा जाते हैं, 3 में बहुत कम जाते हैं। 3 में फंड्स एम्बेसी में दिखाने होते हैं, 1 और 2 वाले कॉलेज में एम्बेसी में नहीं जाते, सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज चेक करती है। तो अब ये कैटेगरीज कैसे होती है? हर 6 महीने बाद मतलब इमिग्रेशन ये चीज़ें नोटिफाई करती है और चेकिंग करती है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है। पैरामीटर्स क्या हैं? पिछले
6 महीने में या पिछले साल में कितने बच्चों के वीजा लगे हैं, कितने बच्चे वहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितने बच्चे हाँ मतलब जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए हैं वो बच्चे कितने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड तो नहीं हो गए, तो उनका इंफ्रा कैसा है, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है कि तो इन सब चीजों को देखते हुए उनको कैटेगराइज किया गया। जैसे होता नहीं कि ये कंसल्टेंट अच्छा है, ये सो है मतलब एवरेज है, ये सबसे बुरा है, तो किस चीज पे मिलता है? अच्छा कंसल्टेंट किस चीज पे होगी? जिसके वीजा सक्सेस रेट ज्यादा हो। ऐसे ही एम्बेसी ने पैरामीटर्स या इमिग्रेशन ने पैरामीटर्स हर एक कॉलेज के रखे हुए हैं और एक कंट्री के रखे हुए हैं और उस सब चीज को देखते हुए कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसलिए हर एक कॉलेज चाहता है कि मेरे पास फ्रेश बच्चा है, जीटी मैच करता हो, एक बार रिफ्यूज हो तो क्यों, ये मरा हुआ सांप है क्यों अपने गले डाले, क्या ऑलरेडी रिफ्यूज है दोबारा सीओई देंगे उसको, रिफ्यूज दोबारा हो गया तो कहीं ना कहीं उसका फिर जो कैटेगरी है, जो लेवल है वो नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ में आई हो। नहीं भी समझ में आई हो तो कम टू वेस्टर्न ओवरसीज, जैसे कि मेरा अमृतसर ऑफिस है, जलंधर, अंबाला, चंडीगढ़, आपका क्या नाम है, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और मेलबर्न में भी ऑफिस है आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जो बच्चे जाते हैं, हम एयरपोर्ट पिकअप भी देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं, वहाँ जाके कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो बच्चों के हम एडमिशन्स भी कराते हैं। सो फिलहाल इस करके जी नंबर थोड़ी स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ओवरसीज हाजिर है अपनी सर्विसेज के नाल। इस दे नाल जिन्हां दी रिफ्यूजन आई हुई है जी, यानी अप्लाई कीता सी, चाहे कैनेडा की गल करिए चाहे आस्ट्रेलिया की गल करिए, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा वीज़ा किस तरह हासिल करना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।